तो अमित, वैल्यू एक ऐसा शब्द है जिसका हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद ही उसकी परिभाषा पर ध्यान देते हैं। विस्तार में जाने से पहले मैं एक बुनियादी सवाल से शुरू करना चाहूंगी। जब आप कोई शेयर चुनते हैं, तो आपको कैसे पता चलता है कि उसकी वैल्यू अच्छी है? आपके मुताबिक वैल्यू क्या होती है? सवाल के लिए धन्यवाद सोनल और वेत्री। सभी को नया साल मुबारक। जहां तक वैल्यू को समझने की बात है, तो इसके लिए हम यह देखते हैं कि उस फंड को एक वैल्यू फंड के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बाद पिछले 7 से 8 वर्षों में यह लगातार बढ़ा है या इसे लगातार फॉलो किया गया है। हम ऐसे बिजनेस खरीदने की कोशिश करते हैं जो अपने वास्तविक मूल्य से कम पर ट्रेड हो रही हैं। तो अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए हम केवल आंकड़ों के आधार पर शेयर को सस्ता मानने पर निर्भर नहीं रहते। हम हमेशा उन शेयरों को खरीदने की कोशिश करते हैं जो अपने वास्तविक मूल्य से कम पर ट्रेड हो रही हैं। और हम उन शेयरों को भी देखते हैं जिनसे शुरुआत के समय ज्यादा उम्मीदें नहीं दिख रही होती हैं। और हमारी सोच केवल वैल्यू तक ही सीमित नहीं होती है, हम क्वालिटी के अलग अलग पहलुओं पर भी नजर डालते हैं। हम क्वालिटी पर मैनेजमेंट द्वारा कैपिटल एलोकेशन पर फोकस करते हैं। साथ ही यह भी देखते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी या क्लाइमेट में किसी बदलाव के कारण कोई ऐसा टर्मिनल वैल्यू रिस्क है जो वैल्यू ट्रैप्स का कारण बन सकता है। अकाउंटिंग में दिख रहे मुनाफे की बजाय हम कैश फ्लो पर फोकस करते हैं। हम यह भी देखते हैं कि क्या कंपनी अपने एबिटा के पर्याप्त प्रतिशत को ऑपरेटिंग कैश फ्लो में बदल रही है। कंपनी की कैपेक्स कमिटमेंट उसके कैश फ्लो जनरेशन के अनुरूप है या नहीं। साइक्लिक सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के लिए हम इस बात पर फोकस करते हैं कि वह सेक्टर या कंपनियां अपने ऑपरेटिंग और प्रॉफिट साइकिल के किस चरण में हैं। और सबसे खास बात, हम कंपनी के कॉरपोरेट गवर्नेंस को देखते हैं। कई शेयर खबरों में सस्ते दिखते हैं, लेकिन इसकी असली वजह कंपनी के गवर्नेंस से जुड़ी वास्तविक समस्याएं होती हैं। इसलिए कॉरपोरेट गवर्नेंस के मामले में हमारे स्टैंडर्ड काफी हाई है। हम केवल सेक्टर्स के पिछले वैल्यूएशन देखकर यह तय नहीं करते कि यह इकोनॉमिक साइकिल के किस चरण में है, बल्कि यह भी देखते हैं कि समय के साथ उस सेक्टर या कंपनियों के बुनियादी बिजनेस के तरीकों और ताकत में क्या बदलाव आ रहे हैं। इसलिए हम पूरी तरह पुराने डेटा पर निर्भर नहीं रहते। हाल ही में आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से नए सेक्टर्स यानी डिजिटल इकोनॉमी से प्रेरित कंपनियां भी लिस्ट होने लगी हैं। और वैल्यू फंड के नजरिए से यह तय करना बहुत मुश्किल है कि इसे पुराने वैल्यू इन्वेस्टिंग के तरीके से कैसे आंका जाए, क्योंकि ऐसी कंपनियां शायद ही कोई कैश फ्लो जनरेट करती हैं। इसलिए ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते समय हम उनके यूनिट इकोनॉमिक्स को देखते हैं और इनके वैल्यूएशन महंगे होने के कारण हम इन सेक्टर्स में बहुत ही सीमित इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वास्तविक मूल्य के नजरिए से वैल्यू को देखने की हमारी फिलॉसफी हमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि हम उन कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनमें अलग अलग तरह की संभावनाएं होती हैं जिन्हें मार्केट ने अभी तक नहीं पहचाना है। इससे हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के लायक शेयरों का दायरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि हम सिर्फ वैल्यूएशन मल्टीपल्स पर ही फोकस नहीं करते। इससे हमारा पोर्टफोलियो स्थिर रहता है और रिटर्न में भी बेंचमार्क की तुलना में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। हमारे पास कुछ तय नियम और सीमाएं हैं जिन्हें हम पोर्टफोलियो में निवेश करते समय इस्तेमाल करते हैं। और पोर्टफोलियो स्तर पर हमारा मुख्य वैल्यूएशन नियम यही है कि पूरे पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन प्राइस टू बुक के आधार पर बेंचमार्क के मुकाबले काफी सस्ता होना चाहिए। तो कुल मिलाकर यूटीआई वैल्यू फंड में वैल्यू को एक कॉन्सेप्ट के तौर पर मैं इसी तरह से देखता हूं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।